नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के पहले पेपर के जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति के बारे में आपसे बात करेंगे। तो 1857 की क्रांति जो राष्ट्रीय परिदृश्य में किस तरह से हुई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर सीखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और कौन से बिंदु परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में। देखिए, राजस्थान की 1857 की क्रांति हमें अलग से पढ़नी है, तो उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम अभी राष्ट्रीय परिदृश्य में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है 1857 की क्रांति। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल और चपाती। कमल का फूल और चपाती। देखिए, कमल का फूल और चपाती को प्रतीक के रूप में कैसे इस्तेमाल किया गया। देखो, क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक क्या करता था, 1857 क्रांति में पहुंचाता था। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और यही लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के बाद जब भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, तो उसके बाद ये भारत के प्रथम वायसराय भी बन जाते हैं। तो ये इन सभी कारणों पर हम विचार करेंगे कि वो अधिनियम क्यों आया, किस तरह से आया। तो इन सभी बातों पर हम धीरे धीरे एक साथ विचार करते हुए चलेंगे। और क्रांति की शुरुआत का समय आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कब हुई। तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 10 मई 1857 को हुई है, लेकिन इस क्रांति का जो समय रखा गया था वो रखा गया था 31 मई 1857 को। क्रांति का समय क्या रखा गया था? 31 मई 1857 को। चलो हम इस एक पॉइंट पर विचार कर लेते हैं। देखिए, बात करें कि 1857 की क्रांति की योजना कहाँ बनाई गई। तो 1857 की क्रांति की योजना सबसे पहले लंदन में बनाई गई थी। अजीमुल्ला खां और रणोजी बापू, ये अजीमुल्ला खान कौन थे? नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है, के नज़दीकी थे। और रणोजी बापू सतारा के जो राजा थे उनके नज़दीकी व्यक्ति थे। और अजीमुल्ला खां और नाना साहब, जो धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने विद्रोह की योजना को अंतिम रूप दिया और तारीख 31 मई 1857 का दिन क्या किया? निश्चित किया। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि 31 मई 1857 की तारीख का चयन किन लोगों ने किया? अजीमुल्ला खां व नाना साहब ने किया था, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। आगे हम बात करें कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और तात्कालिक कारण सभी रहे हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण रहे हैं, धार्मिक कारण रहे हैं और तात्कालिक कारण रहे हैं। सबसे पहले अगर हम राजनीतिक कारणों के बारे में बात करें तो राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति और बेलेजली की सहायक संधि को प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है। किसकी? डलहौजी की व्यपगत नीति और बेलेजली की सहायक संधि को प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है राजनीतिक कारणों के अंतर्गत। देखिए, डलहौजी की व्यपगत मतलब हड़प नीति के अंतर्गत इन्होंने जैतपुर, संबलपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में ज़बरदस्ती मिला लिया और अवध के बारे में, अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर उसकी गद्दी से हटा दिया और भूतपूर्व जो पेशवा की जो पेंशन थी उसकी पेंशन को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। तो उस समय क्या हुआ था कि इन सभी कारणों से जो उस वहाँ की जनता थी उसमें क्या असंतोष फैल गया। और डलहौजी की व्यपगत नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा 1848 को, फिर जैतपुर संबलपुर 1849 को और बघाट 1850 को, उदयपुर
1852 को, ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है और झांसी 1854 को और नागपुर 1854 को इन्होंने क्या किया, हड़प कर लिया। तो इसका क्रम परीक्षा में पूछा जाता है, इसका क्रम आप जरूर याद रखें। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इसका डलहौजी की व्यक्तिगत नीति से क्या किया गया था, हड़प कर लिया गया था। अब बात करते हैं हम बेलेजली की सहायक संधि। देखिए बेलेजली क्या करता था कि दूसरे राज्यों से लड़ने के लिए अपने सैनिक, अंग्रेज सैनिकों को राज्य में उपलब्ध कराता था और उनसे संधि करता था कि भाई आप इनका खर्चा स्वयं उठाएंगे। तो इस तरह से एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाते थे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि की 1798 में। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेलेजली के सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को मिलाया गया, हैदराबाद। उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में और भोंसले 1802 में और सिंधिया 1803 में। यहाँ पर एक पॉइंट है कि डलहौजी ने करौली राज्य को यह कहकर अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया कि करौली राज्य संरक्षित मित्र था, ना कि आश्रित राज्य। देखिए करौली राज्य ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो अंग्रेजों का कृपा पात्र रहा था उस समय का करौली राज्य, तो जिसके कारण डलहौजी ने उसको अपने राज्य में नहीं मिलाया। आगे हम बात करें, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्रांति के समय प्रतीक क्या थे, कमल का फूल और रोटी थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का पहला वायसराय भी बना। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हो गई थी, पहले ही हो गई थी असंतोष के कारण, और तारीख रखी गई थी 31 मई 1857। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत सबसे पहले किसको मिलाया, सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को मिलाया गया। और उसके बाद बेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया को मिलाया गया और करौली राज्य को एक मित्र की संज्ञा देकर उन्होंने हड़पा था डलहौजी ने। तो डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और बेलेजली की सहायक संधि किसके अंतर्गत आती हैं, राजनीतिक कारणों के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरा जो प्रमुख कारण है वह है आर्थिक कारण, जो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। आर्थिक शोषण वो किस तरीके से कर रहे थे, जमींदारों से ज़्यादा कर वसूल कर रहे थे और अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था द्वारा किसानों का ज़बरदस्त शोषण किया, जिससे कि किसान धीरे धीरे क्या हो गए, गरीब हो गए। किन किन व्यवस्थाओं द्वारा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था के द्वारा किसानों का क्या करते गए, वो शोषण करते गए और किसानों पर, जमींदारों पर अत्याचार करते गए और ज़्यादा कर वो क्या वसूलने लग गए, जिसके कारण जमींदार भी गरीब होते चले गए और किसान भी गरीब होते चले गए। इन सभी के कारण अंग्रेजों के प्रति असंतोष पैदा हो गया। जो अगला प्रमुख कारण है वह सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है। देखिए अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए, सती प्रथा निषेध 1829 में और विधवा पुनर्विवाह कानून लेके आए 1856 में। लेकिन उस समय भारतीय समाज में इन कानूनों को मान्य नहीं किया जाता था, यानी भारतीय समाज की जो पारंपरिक नीतियाँ थीं वो इन नीतियों के खिलाफ थीं, तो जिसके कारण जो समाज का जो रूढ़िवादी वर्ग था वो अंग्रेजों के क्या हो गया, खिलाफ हो गया। अंग्रेजों ने जो सुधारवादी कानून लेके आए थे उनके खिलाफ हो गया कि भाई ये हमारी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। तो यह भी एक असंतोष का क्या बना, मुख्य कारण बना। देखिए उस समय के जो तात्कालिक कारणों की यदि हम बात करें तो तात्कालिक कारण गाय व सूअर की चर्बी से लगे कारतूस को माना जाता है। तात्कालिक कारण को बात करें तो गाय व सूअर की चर्बी से लगे कारतूस को माना जाता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो तात्कालिक कारणों में एक लॉर्ड कैनिंग ने 2 घोषणाएं की थी। पहली घोषणा थी कि सेना में नए रंगरूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया, जबकि भारतीय लोग उस समय समुद्र को पार करना अपने धर्म के क्या मानते थे, विरुद्ध मानते थे और सैनिकों को ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी। हुआ क्या था कि पहले जो सैनिक बंदूक का इस्तेमाल करते थे वह थी ब्राउन बेस बंदूक
और उसके स्थान पर अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल लेके आए। क्या लेके आए? एनफील्ड राइफल। किसके स्थान पर? ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और इसके कारण परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की क्या हुई? शुरुआत हुई। और सबसे पहले विद्रोह करने वाले व्यक्ति जो बने वह बने मंगल पांडे। कौन बने? मंगल पांडे। देखिए, अब हम बात करते हैं मंगल पांडे के बारे में। देखिए, चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने, यह एक सिपाही थे, कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट जनरल बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की क्या कर दी? हत्या कर दी। और जिसके हत्या करने के कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, और जिसके कारण 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को कहा जाता है। अगर हम मंगल पांडे के बारे में थोड़ा और जानना चाहें तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के उस समय के गाजीपुर और वर्तमान में बलिया जिले के रहने वाले थे, जो बंगाल में बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में क्या करते एक सैनिक थे। और इसके बाद जब ये विद्रोह हो गया तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का कालक्रम क्या रहा। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। उसके बाद 11 मई को दिल्ली में हुई, 4 जून को लखनऊ व झांसी में, 5 जून को कानपुर में, और 6 जून को इलाहाबाद व बनारस में, 12 जून को जगदीशपुर में, और उसके बाद कहाँ पे हुई? बरेली में। और धीरे धीरे ये फिर आसपास के इलाकों में क्या करती गई? फैलती चली गई। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है। मेरठ, मेरठ से दिल्ली, लखनऊ व झांसी, कानपुर, इलाहाबाद व बनारस, जगदीशपुर बिहार 12 जून, और बरेली में 1857 की क्या हुई? क्रांति हुई। चलिए, उसके बाद 1857 क्रांति कहाँ हुई? फैजाबाद में हुई, रोहेलखंड में हुई, और उड़ीसा में हुई। तो बरेली की बात कहाँ पे हुई? फैजाबाद, रोहेलखंड और उड़ीसा में। अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति को कहाँ कहाँ पर किन्होंने नेतृत्व किया। देखिए, मेरठ में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ, तो वहाँ के सैनिक दिल्ली आ गए। 11 मई को दिल्ली आ गए, और दिल्ली आकर इन्होंने बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। और यहाँ पर इस विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन व हडसन को भेजा गया, और निकलसन व हडसन ने दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया। निकलसन व हडसन ने दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया। उस समय बहादुर शाह जफर की जो आयु थी वह थी 82 वर्ष, और जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था बखत खां सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। और बहादुर शाह ने 20 दिसंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हुमायूं के मकबरे में हडसन के सामने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। और फिर हडसन ने इनको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया, बर्मा भेज दिया, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह की जो मज़ार रंगून में जहाँ बनी हुई है उस पर लिखा है कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। उसके बाद अगर हम बात करें कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने अपनी छोटी आयु के पुत्र बिरजेश कादिर को नवाब घोषित किया, और लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फिर लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्लाह के साथ शाहजहाँपुर में भी क्या विद्रोह का नेतृत्व किया, और वो पराजित हो गई, और पराजित होकर वो कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। कैंपबेल ने इस विद्रोह को क्या किया था? दबाया था। और कैंपबेल
दबाने के कारण वो वहाँ पर नेपाल चली गई और नेपाल में उनकी गुमनामी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगले हम बात करें झांसी में 1857 की क्रांति का जो बिगुल है वो किसने बजाया था, रानी लक्ष्मीबाई ने बजाया था। झांसी में 1857 की क्रांति की शुरुआत 4 जून को हुई। कब हुई, 4 जून को हुई। लेकिन झांसी की रानी 17 जून 1858 को अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करती हुई क्या कर गई, मारी गई थी। इन्होंने झांसी व ग्वालियर में 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। देखिए कैप्टन हीरोज ने इस विद्रोह को दबाया था और झांसी की रानी की वीरता को देखते हुए उन्होंने कहा था कि 1857 के क्रांतिकारियों में यदि कोई अकेली मर्द थी तो वो कौन थी, झांसी की रानी थी। ये स्टेटमेंट परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं झांसी की रानी और तात्या टोपे के बारे में। देखिए झांसी की रानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, गोलघर वाराणसी में। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और ग्वालियर में ही इनकी क्या है समाधि है। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के बाद वे अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र था मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। और तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 की क्रांति की अंतिम घटना थी। तो जो सबसे अंत में जो मध्य भारत में गिरफ्तार हुए थे वो कौन हुए थे, तात्या टोपे हुए थे। तात्या टोपे कौन थे, तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे नाना साहब की, यानी सेनापति थे। तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के। और तात्या टोपे को इटली का गैरीबाल्डी की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, इटली के गैरीबाल्डी की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब तात्या टोपे ने किया था। और इस 1857 की क्रांति के विद्रोह को कैंपबेल व हरलॉक ने दबा दिया था। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और किसने दबाया था, कैंपबेल व हरलॉक ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का शुरुआत किया था और कर्नल नील ने 1857 की क्रांति को दबा दिया था। तो इलाहाबाद से एक जैसे उर्दू नाम लग रहा है तो अली ने यहाँ पर क्या किया था, नेतृत्व किया था। और कर्नल नील ने इलाहाबाद के जो 1857 का विद्रोह था उसको क्या कर दिया था, दबा दिया था। जगदीशपुर बिहार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। जगदीशपुर बिहार में एक जमींदार थे कुंवर सिंह। ये कहाँ के जमींदार थे, यह जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदार थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है और इन्होंने अंग्रेज़ों को कई युद्धों में पराजित किया, लेकिन अंतिम रूप से यह अंग्रेज़ों से हार गए थे और 26 अप्रैल 1858 को ये क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और बिहार में किन्होंने उस विद्रोह को दबाया था, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। बिहार में टेलर आया, ऐसे याद रखेंगे, बिहार में टेलर आया, ठीक। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने 1857 की क्रांति को बिहार में उन्होंने दबा दिया था। आगे हम बात करें बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस विद्रोह को विंसेंट आयर और कैंपबेल ने क्या किया था, दबा दिया था। और यदि हम बात करें फैजाबाद में, तो यहाँ पर मैंने फैजाबाद का नहीं लिखा है तो आप एक बार सुन लीजिए इसको। फैजाबाद में 1857 की क्रांति को मौलवी अहमदुल्ला, दोबारा सुनिए, मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। और मौलवी अहमदुल्ला इतने साहसी व्यक्ति थे कि अंग्रेज़ों ने कहा कि अंग्रेज़ों ने इनके बारे में कहा कि यह 1857 के क्रांतिकारियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मौलवी अहमदुल्ला के बारे में अंग्रेज़ों ने कहा कि यह 1857 की क्रांति के सर्वोत्तम सैनिक हैं। किसके बारे में कहा, मौलवी अहमदुल्ला के बारे में, जिन्होंने फैजाबाद की 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे हम बात करें असम में मनीराम दत्त ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये भी आप थोड़ा सा याद रखिए, असम में मनीराम दत्त ने 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था।
देखिए 1857 की क्रांति में सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली थी। 1857 की क्रांति के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। किन्होंने देखा था? उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। आगे हम बात करें 1857 की क्रांति के बारे में इम्पोर्टेंट कथन कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? बी.डी. सावरकर ने कहा है। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक घिसा-पिटा प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? डिज़रायली और अशोक मेहता ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? डिज़रायली व अशोक मेहता ने। 1857 की क्रांति को मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? मुस्लिम आउट हो गए, ऐसे याद रख लेना, मुस्लिम आउट हो गए, तो जेम्स आउट्रम ने कहा। किसने कहा? जेम्स आउट्रम ने। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किन किन इतिहासकारों ने कहा? जॉन लॉरेंस, जॉन सीले। देखो लॉरेंस और सीले पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए इसको याद रखेंगे। B.A. स्मिथ, R.C. मजूमदार और मालसेन ने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह के रूप में क्या दी है? संज्ञा दी है। और 1857 की क्रांति के बारे में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि 1857 की क्रांति के बारे में 1857 ही पुस्तक का नाम है, ये लिखी है S.N. सेन ने। S.N. सेन 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक उस समय की बहुत प्रचलित पुस्तक है और सभी क्रांतिकारियों ने लगभग इस पुस्तक को पढ़ा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और परीक्षा में पूछी भी जाती है। और इस पुस्तक के लेखक हैं B.D. सावरकर। कौन है? B.D. सावरकर इस पुस्तक के लेखक हैं। 1857 की क्रांति के बारे में द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक को अशोक मेहता ने लिखा है। रेबेलियन 1857 P.C. जोशी ने लिखा है। रेबेलियन 1857 किसने लिखा है? P.C. जोशी ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे हम बात करें द सेपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार ने इस पुस्तक को लिखा है। तो देखिए दोबारा एक बार पुस्तकों को रिवीजन कर लीजिए। 1857 की पुस्तक को लिखा है S.N. सेन ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बुक लिखी है B.D. सावरकर ने। द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक लिखी है आपकी अशोक मेहता ने। और रेबेलियन 1857 P.C. जोशी ने। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पुस्तक जो लिखी है वह लिखी है आपकी R.C. मजूमदार ने। तो ये एक प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे हम बात करें 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, तो 1857 की क्रांति के परिणाम हुए कि क्रांतिकारी अंततः पराजित तो हुए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले हम 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम देखिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप सुन लीजिए। 1857 की क्रांति में असफलता के कारण थे कि संगठन की न्यूनता थी और संचार पूरी तरह से सभी राजाओं में, सभी क्रांतिकारियों में नहीं हो पाया था, जिसके कारण अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर विद्रोह हुए थे। यदि विद्रोह एक साथ सभी जगह पर होता तो शायद अंग्रेज़ उन विद्रोहों को संभाल नहीं पाते, उनको समय नहीं मिल पाता और अंततः अंग्रेज़ हमसे क्या हो जाते? पराजित हो जाते 1857 की क्रांति के दौरान। लेकिन विद्रोह को दबाने के लिए उनको पर्याप्त समय मिलने के कारण भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है कि व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासकों ने इसमें हिस्सेदारी नहीं ली थी। ये स्थानीय लोग और कुछ क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया था, कुछ राजाओं ने इसमें भाग लिया था, सभी राजाओं ने भाग नहीं लिया था। इनके पास 1857 की क्रांति के विद्रोह के पास इक्का दुक्का ही नेता थे, जैसे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लॉरेंस बंधु, निकोलस आउट्रम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे योग्य सेनापति थे, जिसके कारण 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में लॉरेंस ने कहा है कि जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यदि उन विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए क्या कर जाते? हार जाते। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम हार गए, लेकिन इस 1857 की क्रांति के भारतीय इतिहास में क्या परिणाम हुए? 1857 की क्रांति के दौरान
जो परिणाम हुए, पहला परिणाम तो ये था कि 1857 की क्रांति से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में अंग्रेज़ दरबार का आयोजन किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1 नवंबर 1858 को अंग्रेज़ दरबार जब आयोजन किया गया तो उसमें गवर्नर जनरल पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और वायसराय के पद की क्या हो गई, घोषणा हो गई। और जो घोषणा हुई थी इलाहाबाद दरबार में, वह घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। इस घोषणा के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक मंत्री या सचिव बनाया गया जिसे भारत मंत्री कहा गया और 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की क्या की गई, स्थापना की गई। और गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके क्या वायसराय की उपाधि को स्थापित किया गया और सीधे भारत का शासन क्राउन के अधीन आ गया। और एक वो अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1858। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। सामाजिक रीति रिवाजों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया कि भाई जो भारतीय संस्कृति है वह अपनी संस्कृति को बना के रख सकते हैं, हम उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए एक पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन के आधार पर भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों पर अनुशासन क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यूरोपीय सैनिकों पर क्या कर दिया गया, अनुशासन बढ़ा दिया गया। आगे हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट बात देखिए, इसके बारे में अभी चर्चा कर चुके हैं कि क्रांति की योजना अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू द्वारा लंदन में की गई, लेकिन तारीख जो है वो अजीमुल्ला खां नाना साहब धोंदू पंत ने क्रांति की तारीख 13 मई 1857 को तय की। नाना साहब को धोंदू पंत कहा जाता है। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था और जब ये हार गए तो ये नेपाल चले गए, लेकिन अंतिम समय तक ये अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। और इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि जब तक शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेज़ों के बीच जंग जारी रहेगी। एल्फिंस्टन ने दिल्ली में 1857 में संघर्ष को नादिर शाह के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो 1857 का क्रांति का जो दिल्ली में संघर्ष हुआ था या विद्रोह हुआ था उसको नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर किसने बताया है, एल्फिंस्टन ने बताया है। किसने बताया है, एल्फिंस्टन ने। और तात्या टोपे के बारे में यदि हम बात करें तो इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये पेपर में पूछा जाता है इसलिए याद रखेंगे आप। एक जमींदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को इनकी फांसी दे दी गई। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे और इन्हें इटली के गैरीबाल्डी की क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। ऐसा ही विद्रोह इटली में गैरीबाल्डी ने किया था, इसीलिए इनको गैरीबाल्डी की संज्ञा दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, मणिकर्ण का है। इनका जन्म गोलघर वाराणसी में हुआ, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई और यहीं पर इनकी क्या है, समाधि है। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यह जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदार थे और इन्हें बिहार का क्या कहा जाता है, शेर कहा जाता है, सिंह कहा जाता है। और ये सबसे उम्र दराज क्रांतिकारी थे, यानी कि सबसे उम्र होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों से लड़े और उनको पराजित भी किया। आगे हम बात करें 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वेल्लोर क्रांति को 1857 का पूर्वगामी कहा जाता है। वेल्लोर क्रांति कब हुई, 1806 में बलवंत राव फड़के के नेतृत्व में वेल्लोर क्रांति हुई और उस वेल्लोर क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी कहा जाता है। 1857 क्रांति के बाद पील कमीशन आया। विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए गठित किया गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुशासन बढ़ा दिया गया। भारतीय सैनिकों पर कोई भी ज़्यादा अनुशासन या नियम नहीं लगाए। 1857 की क्रांति के बारे में जॉन लॉरेंस का एक कथन है कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए क्या कर जाते, हार जाते। और आरसी मजूमदार ने कहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है आरसी मजूमदार का, 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसने कहा है कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे और एसवी चौधरी ने 1857 की क्रांति को सामंती क्षोभ कहा है।
ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सामंती चौक किसने कहा है? एसबी सेन ने कहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमने भारतीय परिदृश्य में राष्ट्रीय स्तर पर 1857 की क्रांति को समझा और जाना। तो हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश की है कि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं हो जिससे कि हम उस मतलब पॉइंट पर छूट जाएं जो कि परीक्षा में आने वाला हो। एक पॉइंट और है, अवध को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता था। उस समय अवध को क्या कहा जाता था? सैनिकों का पौधशाला कहा जाता था 1857 की क्रांति के समय पर। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। और निश्चित रूप से आपको जो आरपीएससी परीक्षा है उसमें इस क्लास से लाभ होगा और आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और आगे इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए, इसी तरह की क्लास को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और आपकी परीक्षा सफल जाए, अच्छी जाए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।